बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट है उसको जो है वो देखेंगे, जिसमें हम ये सब देखेंगे कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, वो किस तरह से इलेक्ट होता है, उसको रिमूव किया जा सकता है या नहीं, या उसने क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, इसको कौन इलेक्ट कर सकता है। तो इसके रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं वो हैं आर्टिकल 41 to 49 जो है वो प्रेसिडेंट से डील करता है। ये पार्ट 3 चैप्टर का जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 उसका चैप्टर 1 है, वो प्रेसिडेंट से डील करता है, जिसमें 41 to 49 आर्टिकल्स इंक्लूड हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो हमें इसके कुछ और आर्टिकल्स भी देखने पड़ेंगे जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 41 से, जिसके 6 क्लॉज हैं। तो हम तमाम क्लॉज को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट क्लॉज हमें कहता है आर्टिकल 41 का कि एक प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट होगा। हमारे मुल्क में दो चीज़ें हैं, एक हेड ऑफ़ स्टेट है और एक है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है और हेड ऑफ़ स्टेट जो है वो है प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ़ गवर्नमेंट मतलब जो कैबिनेट जिसकी है, जो गवर्नमेंट के अफेयर्स को डील करता है, जिसके पास एक्चुअल पावर है, वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट क्या हुआ, हेड ऑफ़ स्टेट हुआ, जिसकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्क में। जिस तरह हमें पता चलता है कि ये सिर्फ हेड ऑफ़ स्टेट है, इसके पास एज सच कोई पावर्स नहीं है। अगर हम आगे जाके जो अपने आर्टिकल्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है। ये सिर्फ जो है वो रिपब्लिक की यूनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तमाम सूबों की यूनिटी को। तो क्या हमें क्लॉज 1 ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट होगा, जो कि रिपब्लिक यानी कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास जो क्लॉज 2 है वो हमें बता रही है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस में उन्होंने कहा मुस्लिम होगा, इसकी एज जो है 45 ईयर्स होनी चाहिए और क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, यानी कि नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के लिए भी वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशंस हैं वो भी इसको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, और वो क्वालिफ़िकेशंस हमारे लिखी हुई हैं आर्टिकल 62 में कि जी उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, सफिशेंट इस्लामिक नॉलेज उसके पास होना चाहिए, और उसने कभी पाकिस्तान की जो है वो आइडियोलॉजी या इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ कोई काम ना किया हो। तो प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस में हमें क्या पता चला, एक तो वो मुस्लिम होगा, दूसरा उसकी एज जो है 45 ईयर्स होगी। देन वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये हमें बताया है 41 के क्लॉज 2 ने। देन जो है क्लॉज 3 जो है वो इलेक्शन से डील कर रहा है। वो हमें कह रहा है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन कौन वोट कर सकेगा, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट कर सकता है। तो उसमें जो है वो हमें क्लॉज 3 बता रहा है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो कि किन पे मुश्तमिल होगा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे, यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबर्स होंगे और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के तमाम मेंबर्स होंगे। तो कौन वोट कर सकता है, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के मेंबर्स यानी कि नेशनल असम्बली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। देन आ जाता है हमारे पास क्लॉज 4। असल में मैं आपको इलेक्शन का प्रोसीजर अभी यहाँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि क्लॉज 3 ने सिर्फ बताया है कि कौन वोट कर सकता है, और देन नेक्स्ट यानी कि इस चैप्टर में इलेक्शन का प्रोसीजर डिस्क्राइब नहीं है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रोसीजर को डिटेल से देखेंगे। तो फिर देखेंगे कि वोट कैसे कास्ट होगा, सीक्रेट बैलेट सिस्टम है या ओपन बैलेट सिस्टम है, या फिर जो है वो वोट जो नंबरिंग कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लॉज 4। आर्टिकल 41 का क्लॉज 4 कहता है टाइम फॉर इलेक्शंस इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, यानी कि उसकी टर्म एक्सपायर हो गई है तो इस सूरत हाल में इलेक्शंस कब होंगे। तो क्लॉज 4 कहता है कि एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से 60 दिन पहले और एक्सपायरेशन ऑफ टर्म के 30 दिन बाद अब इलेक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे पास 3 मंथ्स का जो है वो ना हमें गैप मिल जाता है। देन ये क्लॉज 4 तो डील कर रहा था कि अगर
टर्म एक्सपायर हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन जो क्लॉज 5 है वो बताता है कि टाइम फॉर इलेक्शन जो है वो अगर कोई वैकेंसी अगर हो गई है तो उस सूरत में प्रेसिडेंट का टाइम फॉर इलेक्शन क्या होगा। यानी कि अक्रंस ऑफ वैकेंसी की सूरत हाल में, वैकेंसी किसी भी वजह से अगर हो सकती है, उसकी किसी डिसएबिलिटी की वजह से उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, उसको जो है वो इम्पीच कर दिया या रिमूव कर दिया गया उसके ऑफिस से। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो वैकेंसी अकर होने के 30 दिन तक आप नहीं कर सकते। जब 30 दिन गुजर जाएंगे वैकेंसी अकर हुए हुए तो उसके बाद आप कर सकते हैं। इसकी एक प्रोवाइज़ो है हमारे पास जो कि क्लॉज 4 में भी थी। प्रोवाइज़ो ये हमें कहती है कि अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व है, नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में अब देखें ना, इलेक्टोरल कॉलेज ने इलेक्ट करना है, इलेक्टोरल कॉलेज में नेशनल असम्बली भी इंक्लूड है। अब नेशनल असम्बली ही डिज़ोल्व है तो प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो गया या वैकेंसी अकर हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के लिए, जब असम्बली के जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे तो उस असम्बली के जनरल इलेक्शंस होने के 30 दिन बाद जो है वो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। देन क्लॉज 6 है, वो कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस की वैलिडिटी है उसको किसी भी कोर्ट में, किसी भी अथॉरिटी के सामने जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता। यानी कि वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। किसी भी कोर्ट के सामने या किसी भी और अथॉरिटी के सामने उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की वैलिडिटी के लिए। देन जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, देन उसने अपने ऑफिस में आना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को आर्टिकल 42 हमें कह रहा है कि ओथ लेना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। और किस फॉर्म के तहत, जो कि 3rd शेड्यूल में फॉर्म दिया गया है उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो ओथ लेगा अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले। देन आर्टिकल 43 ने हमें जो है वो कुछ कंडीशंस बता दी हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। उसने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, और उसकी आर्टिकल 43 की क्लॉज 2 ने कहा कि अगर वो मजलिस शूरा यानी कि सेनेट या नेशनल असम्बली का मेंबर है या किसी भी प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर है और वो इलेक्ट हो गया है प्रेसिडेंट के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में उसको अपनी वो सीट नेशनल असम्बली, सेनेट या किसी भी प्रोविंशियल असम्बली में अपनी उस सीट को छोड़ना पड़ेगा। ये हमें बताया आर्टिकल 43 की क्लॉज 2 ने। ये कुछ कंडीशन थी प्रेसिडेंट के ऑफिस होल्ड करने के लिए। देन आ जाता है कि जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है तो आखिर कितनी देर के लिए वो रहेगा, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। तो आर्टिकल 44 ने हमें कहा कि उसका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो है 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए वो अपना जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। देन उसके 5 साल कब शुरू होंगे, जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर हो गया है उस दिन से उसके 5 साल शुरू हो जाएंगे। देन इसकी एक प्रोवाइज़ो है, वो हमें कहती है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है कि उसकी जो है वो जो है क्या उसे बोलते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस जो है यानी कि उसकी जो टर्म है वो 5 ईयर्स है, लेकिन इसके बावजूद वो तब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक उसका सक्सेसर जो है वो ऑफिस में एंटर ना हो जाए। ये था आर्टिकल 44 का क्लॉज 1। देन आर्टिकल 44 का क्लॉज 2 हमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर एक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट है तो वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो दोबारा भी जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुका है कंसेक्टिवली, तो फिर वो 3rd टाइम एलिजिबल नहीं होगा। देन आर्टिकल 44 का क्लॉज 3 हमें कहता है, 44 क्लॉज 3 ये हमें कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ने जो है वो रिज़ाइन करना है, यानी कि उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो वो किसको देगा, स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कराएगा। देन हमारे पास आ जाता है प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन, ये है आर्टिकल 45। इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। पार्डन का मतलब होता है कि आपने सज़ा को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लफ्ज़ इसमें यूज़ हुआ है रिप्राइव। पार्डन का मतलब तो हुआ कि उसने सज़ा को माफ़ कर दिया और पर्सन को ऐसे छोड़ा कि जैसे उसने कभी कोई क्राइम कमिट ही नहीं किया था। और रिप्राइव का मतलब है कि अगर किसी बंदे को डेथ सेंटेंस हुई है तो वो टेम्परेरीली उसकी डेथ सेंटेंस को जो है वो सस्पेंड कर सकता है, यानी कि उसमें थोड़ा गैप दे सकता है।
देन एक टर्म इसमें यूज़ हुई है रिस्पाइट। तो रिस्पाइट का मतलब है कि किसी भी स्पेशल ग्राउंड पे उसने उसकी सज़ा को कम कर दिया है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर एक वुमेन ऑफेंडर है और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी सूरत हाल में वो उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है। यानी कि देखें, पार्डन का मतलब था मुकम्मल तौर पे माफ़ कर देना, रिप्राइव का मतलब था डेथ सेंटेंस हुई है उसको उसने टेम्परेरीली सस्पेंड किया है, और रिस्पाइट का मतलब है कि किसी भी स्पेशल ग्राउंड पे उसने उसकी सज़ा को कम कर दिया है। और आगे आ जाता है रिमिट। और रिमिशन का मतलब ये है कि आपने बगैर किसी जो है ना वो स्पेशल ग्राउंड के उसने जो है वो सज़ा की अमाउंट को कम कर दिया है। यानी कि उसका करेक्टर चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं था कि उसको डेथ सेंटेंस हुई थी तो उसने उसको जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया। नहीं, उसको अगर जी इम्प्रिजनमेंट हुई थी, उसने इम्प्रिजनमेंट को फ़ाइन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। यानी कि सज़ा के करेक्टर को चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी अमाउंट को कम कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे को 1 साल सज़ा हुई थी तो उसने उसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। ये है रिमिशन, यानी कि सज़ा को कम कर देना उसका करेक्टर चेंज किए बगैर। देन आ जाता है सस्पेंड और कम्यूट। यानी कि सस्पेंड और कम्यूटेशन का मतलब है कि किसी भी स्वीयर पनिशमेंट को आपने लेस स्वीयर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि किसी भी हैवी सज़ा को आपने कम कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट वो इम्प्रिजनमेंट होती है जिसमें आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है, यानी कि जिसमें आपसे वो काम भी करवाते हैं, तो उसको उसने सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया हो। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रख लें कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी की पावर को कम भी कर सकता है, किसी को मुकम्मल तौर पे माफ़ भी कर सकता है, किसी की सज़ा को वो जो डिले भी कर सकता है, और किसी की सज़ा को जो है वो रिप्लेस भी कर सकता है किसी और सज़ा के साथ। तो ये टर्म्स के मैंने आपको मीनिंग अलग अलग बता दिए। देन हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 46, प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। आर्टिकल 46 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई मैटर हो, या कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो फेडरल गवर्नमेंट ने मजलिस शुरा के सामने पेश किया है, उसके मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता रहेगा। देन आ जाता है रिमूवल और इम्पीचमेंट। क्या प्रेसिडेंट को रिमूव या इम्पीच किया जा सकता है? तो आर्टिकल 47 कहता है कि यस, प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। और किन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है? कोई भी फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी है, या उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इस पे उस पर आर्टिकल 6 यानी कि हाई ट्रीजन का केस होगा, और उसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, यानी कि कोई करप्शन का आ गया है मसला वगैरह, तो ऐसी सूरत हाल में उसको रिमूव किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ रिमूव का जो है वो प्रोसीजर बताने लग जाऊँगी तो वो लेक्चर जो है वो लेंथ पकड़ेगा। इंशाल्लाह हम इसको एक सेपरेट टॉपिक में, सेपरेट लेक्चर में जो है वो इसके इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस, यानी कि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे जो है वो एक्ट करेगा। तो आर्टिकल 48 ने हमें बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट की जो भी एडवाइस होगी उसके मुताबिक वो काम करेगा। यानी कि अब प्रेसिडेंट के पास पावर है ना नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की, लेकिन प्रेसिडेंट तभी उसको डिसॉल्व कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट उसको ऐसा करने के लिए कहेंगे। ये है आर्टिकल 48। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 48 में क्या है, उसने प्रेसिडेंट ने कोई भी काम करना है उसने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस के मुताबिक करना है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके पास एज सच एक्चुअल कोई पावर नहीं है। देन आ जाता है हमारे पास एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, उसको रिमूव कर दिया है या इम्पीच कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन जो है वो प्रेसिडेंट का जो है वो सीट पे आएगा जब तक कि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो जाते। तो चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन ऑफ सेनेट, लेकिन अगर चेयरमैन भी अवेलेबल नहीं है तो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट के लिए आएगा तब तक जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन अगर प्रेसिडेंट, ऐसा तो था ना कि अगर उसको रिमूव या इम्पीच कर दिया गया या उसने रिज़ाइन कर दिया है
तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो तब तक वो होल्ड ऑफिस करेंगे चेयरमैन या स्पीकर जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट किसी वजह से जो है वो अवेलेबल नहीं है, अब उसको वो बीमार है या वो किसी फॉरेन टूर पे गया हुआ है, तो उसकी एब्सेंस में चेयरमैन और स्पीकर तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। ये हमें बताया है आर्टिकल 49 ने। देन मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम इसकी पावर्स को डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ और आर्टिकल्स को भी देखना पड़ेगा, यानी कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को हम देखते हैं। उसकी पहली आर्टिकल 232 है जो कि है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि अगर कंट्री में कोई ऐसी सूरत हाल हो गई है किसी भी इंटरनल वजूहात की बिना पे या किसी भी और वजह से और वार चल रही है या कुछ ऐसी सूरत हाल है, तो वो एमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट नाफिज कर सकता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 232। देन आ जाता है प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 89 कहता है अगर नेशनल असम्बली जो है वो सेशन में नहीं है या डिज़ोल्व है और ऐसी सूरत हाल में कोई भी लॉ बनाना ज़रूरी है, कोई एमरजेंसी है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता है और उस ऑर्डिनेंस पे इसी तरह ही अमल किया जाएगा जिस तरह नेशनल असम्बली के किसी भी पास किए गए लॉ पे अमल होता है। देन आर्टिकल 177 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और ऑल अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 75 कहता है कि अगर नेशनल असम्बली और सेनेट यानी कि पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है तो उसके लिए उस बिल को पास करने के लिए जो प्रेसिडेंट है उसकी असेंट ज़रूरी है। ये हमें बताया है आर्टिकल 75 ने। लेकिन अगर प्रेसिडेंट असेंट नहीं देता या उसको रिकंसीडर करने के लिए कहता है तो वो बिल वापस पार्लियामेंट के पास जाएगा और अगर वो वापस जाने के बाद भी उसी मेजॉरिटी से पास हो गया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी तो अब वो बिल पास नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज असेंट नहीं देता तो यही कंसीडर किया जाएगा कि प्रेसिडेंट की असेंट हो गई है और वो लॉ बन चुका है। तो देखिए, प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल कोई पावर नहीं है। अगर उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपॉइंट करने हैं तो उसने प्राइम मिनिस्टर की राय लेनी है। उसने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है तो जब नेशनल असम्बली जो है वो सेशन में आएगी तो वो उसके ऑर्डिनेंस को ख़त्म भी कर सकती है। तो क्या हमने देखा कि इसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट भी है और हमारी गवर्नमेंट का भी एक पार्ट है, स्टेट में मौजूद है, तो हमें इसको देखना था। उसमें हमने देखा उसकी क्वालिफ़िकेशंस, उसको कौन इलेक्ट करेगा और इलेक्शंस कब कब हो सकते हैं। देन हमने देखा जी उसको कुछ कंडीशंस उसकी देखी कि अगर वो ऑफिस होल्ड करता है तो उसको कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना है। उसका टर्म देखा, उसकी रेजिग्नेशन देखी, उसकी पावर्स को देखा। देन देखा कि उसको रिमूव और इम्पीच भी किया जा सकता है। और फिर हमने देखा कि अगर प्रेसिडेंट या अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह कौन आ सकता है, चेयरमैन या स्पीकर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।